दिन भर 15 नवंबर, दिन सोमवार। सभी सुनने वालों को वात्सल्य राय का नमस्कार। अमेरिका और चीन के रिश्तों में तनाव के बीच दोनों देशों के राष्ट्रपति करेंगे वर्चुअल मीटिंग। बीते हफ्ते की थी साझा हितों के लिए मतभेद भुलाने की बात। President Biden had a conversation with President Xi a number of weeks ago. सुप्रीम कोर्ट की प्रदूषण मामले पर सख्त टिप्पणी। दिल्ली सरकार ने कहा मानेंगे हर निर्देश। बीजेपी ने उठाए सवाल। पूरे देश में दौरे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। और खेल और खिलाड़ी में 2020 के नए चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत के नए कोच राहुल द्रविड़ की बात। ये देखना होगा आगे चल के कि किस तरह से राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड आता है, पर मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में उनसे बेहतर आपको कोच नहीं मिल सकता। लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। दोनों देशों के नेताओं की मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर तनाव और गतिरोध की स्थिति है। हालांकि बीते हफ्ते दोनों देशों ने ग्लासगो के जलवायु सम्मेलन में साझा बयान जारी किया था और इसे लेकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। हाल में ताइवान को लेकर दोनों देशों के मतभेद गहरे हुए हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी मीटिंग होगी। अमेरिकी मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक दोनों नेता साइबर सिक्योरिटी, कारोबार और परमाणु अप्रसार जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर गार्ड के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। बेलारूस में एक कैंप में रह रहे सैकड़ों शरणार्थी पोलैंड की सीमा स्थित क्रॉसिंग पॉइंट पर आ गए हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। बेलारूस की पुलिस ने इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की, ये पोलैंड का कहना है। जिस जगह ये शरणार्थी मौजूद हैं वहाँ बेहद सर्द मौसम है। वहाँ मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक शरणार्थियों का कहना है कि वो वापस नहीं जाएंगे। इस बीच यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री बेलारूस पर और पाबंदी लगाने पर विचार कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान इस महीने के आखिर में तुर्की का दौरा करेंगे। कई साल में ये पहला मौका है जब वो तुर्की जाएंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर करना है। क्राउन प्रिंस तुर्की के नेता रजेप तैयप अर्दोआन से मिल सकते हैं। लीबिया समेत कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। रूस ने यूक्रेन से लगती अपनी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। इसे लेकर नेटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को चेतावनी दी है कि वो कोई आक्रामक कदम न उठाए। उन्होंने कहा है कि नेटो की हालात पर नज़र है। उन्होंने रूस से कहा है कि वो अपनी सैन्य गतिविधियों को लेकर पारदर्शी रहे। देश में थोक महंगाई की दर पिछले 5 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई दर 12.54% हो गई। महंगाई बढ़ने से बुनियादी गैर खाद्य वस्तुओं से लेकर कार तक की कीमतें बढ़ गई हैं। त्रिपुरा की एक कोर्ट ने 2 महिला पत्रकारों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ये दोनों पत्रकार राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा की रिपोर्टिंग करने गई थीं। असम पुलिस ने दोनों पत्रकारों को कथित तौर पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS 5 दिन में लगातार दूसरी बार अंतरिक्ष में तैरते मलबे से टक्कर टालने में कामयाब रहा है। स्पेस सेंटर में मौजूद क्रू से कहा गया है कि वो सावधानी रखते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट को निकालने के लिए तैयार रखें। मलबे के पास से गुजर जाने के बाद क्रू से कहा गया है कि वो अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये थे सोमवार 15 नवंबर के 7:30 बजे तक के प्रमुख समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन। दिन भर में देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर चर्चा होगी। दिल्ली और आसपास के शहरों में लगातार बने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये बताएंगे। बात बिरसा मुंडा की भी होगी, जिनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। बात खेल की दुनिया की भी होगी और सुनवाएंगे वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्लाह खान की डायरी। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका और चीन की।
दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध हैं, कई मुद्दों पर चीन और अमेरिका के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई है और हाल में इस तरह के बयान बढ़ गए हैं। लेकिन दोनों देशों के नेताओं ने एक नई शुरुआत और साझेदारी के संकेत दिए हैं। आज अब से कुछ घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वर्चुअल मीटिंग होनी है। इस मीटिंग का पूरी दुनिया बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहन लाल शर्मा। The United States and China have no shortage of differences, but on climate, अमेरिका और चीन के बीच मतभेद की कमी नहीं है, लेकिन जलवायु को लेकर साझेदारी ही काम पूरा करने का इकलौता रास्ता है। जॉन कैरी का ये बयान पिछले हफ्ते सामने आया था। कैरी जलवायु मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रतिनिधि हैं और अब पूरी दुनिया उत्सुकता से ये जानना चाहती है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दूसरे मोर्चों पर भी साझेदारी करना चाहते हैं। दरअसल अब से कुछ घंटे के बाद राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिका और चीन के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं और गतिरोध बना हुआ है। ताइवान को लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय से इस मीटिंग को लेकर जारी बयान में बताया गया था कि दोनों नेता साझा हित के मामलों पर साथ मिलकर काम करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर साझेदारी की जानकारी देते हुए जॉन कैरी ने भी यही बात कही थी। President Biden had a conversation with President Xi a number of weeks ago. जॉन कैरी कह रहे थे, राष्ट्रपति बाइडेन और राष्ट्रपति शी के बीच कुछ महीने पहले बातचीत हुई थी। तब दोनों नेताओं ने कहा था कि वो जानते हैं कि उनके बीच कई मतभेद हैं, लेकिन वो उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों देश जलवायु संकट को दूर करने के लिए साझेदारी कर सकते हैं। अमेरिका और चीन ने पिछले सप्ताह स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त घोषणा की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज होने वाली बैठक से जुड़े कुछ सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि बैठक में साइबर सुरक्षा, व्यापार और परमाणु अप्रसार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बाइडेन ने इस साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला और तब से वो शी जिनपिंग से 2 बार बात कर चुके हैं। इन संपर्कों के दौरान दोनों ही नेताओं ने यह माना कि उनके देश के बीच कुछ मुद्दों को लेकर गतिरोध बना हुआ है। पिछले सप्ताह शी जिनपिंग ने अमेरिका चीन संबंधों पर राष्ट्रीय समिति को लिखा था कि दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उनका देश तैयार है। वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता झाओयिन फेंग के अनुसार जो बाइडेन को इस बैठक से कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन ये भी सच है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच इस तरह से जो मुलाकात हो रही है वही अपने आप में बड़ा महत्व रखती है। दोनों पक्ष आपसी रिश्तों को सुधारने की सोच सकते हैं। इस बैठक में ताइवान का मुद्दा प्रमुख होने की संभावना है। जो बाइडेन चाहते हैं कि शी जिनपिंग ताइवान जल डमरू मध्य में शांति बनाए रखने का भरोसा दें। इसके बदले में बाइडेन को भी उन्हें आश्वस्त करना होगा कि अमेरिका ताइवान की संप्रभुता पर कोई कदम नहीं उठाएगा। शंघाई में बीबीसी संवाददाता रॉबिन ब्रांट कहते हैं कि शी जिनपिंग के लिए भी ताइवान एक प्रमुख मुद्दा होगा। हाल में दोनों देशों के प्रतिनिधि पाकिस्तान में अफगानिस्तान को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए थे। रिपोर्ट सुना रहे थे मोहन लाल शर्मा। हमारे एक श्रोता हैं तौहीद अहमद, वो कहते हैं कि अमेरिका और चीन की वर्चुअल मीटिंग होना विश्व शांति के लिए एक अच्छा संकेत है। रघुवर कुमार सोनी भी इस खबर पर टिप्पणी लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि अमेरिका और चीन के समझौते से समूचे विश्व को राहत देने वाली बात उन्होंने इसको बताया है और ये कहते हैं कि अब देखना होगा कि ये दोनों देश कितना करीब आते हैं। आनंद कुमार भी हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं ये मेरा पहला कमेंट है, 10 सालों में कई बदलाव देखे हैं। और अब बात भारत की। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में बीते कुछ दिनों से वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। ऐसा लगता है कि मानो हवा में जहर सा घुल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और दिल्ली के अधिकारियों से कहा कि वो यातायात, उद्योग और खेती से जुड़े ऐसे काम जहां प्रदूषण होता है उन पर नियंत्रण करें। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पूरी रिपोर्ट सुनिए अजीत सारथी से। दिल्ली और आसपास के शहरों में हवा में घुले जहर का असर आज भी दिखा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हुई सुनवाई में दिल्ली सरकार को लेकर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो उस मुद्दे को म्यूनिसिपल कमिश्नर पर डाल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये बताने को कहा है प्रदूषण पर काबू पाने के लिए किन उद्योगों, वाहनों और पावर प्लांट को बंद किया जाए और उनका विकल्प क्या होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि वो लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं। तो सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, राज्यों के साथ मिलकर के हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उसको भी आगे हम फॉलो करेंगे। गोपाल राय ने ये भी बताया कि उनकी सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। जैसे अभी आज से दिल्ली के अंदर सभी स्कूल, कॉलेज, संस्थान बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन कार्य जो हैं वो सारे बंद कर दिए गए। दिल्ली के अंदर सरकारी दफ्तर में जो कर्मचारी, अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर दिए गए। तो सभी पहलुओं पर सरकार काम कर रही है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वो प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह फेल हुई है। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार पर तीखा हमला किया। ऐसे मुख्य तो कहने की जरूरत है नहीं, विज्ञापन मंत्री इस देश में ना कभी हुआ है ना कभी आएगा कि जिसने जो पूरे देश में दौरे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिए। अब स्कूल एक हफ्ते के लिए इसलिए बंद कर दिए, 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हैं कि पोल्यूशन का लेवल इतना हो गया है। ये बताइए आपने कितना इन्वेस्ट किया है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, कितना आपने इन्वेस्ट किया कि जो डस्ट रोड पे रहती है उसको वैक्यूम से उठाने के लिए कितनी मशीनें आपने खरीदी हैं। यमुना की आप हालत देखिए, मतलब थोड़ी तो शर्म रखिए। दूसरी तरफ हवा में घुले जहर को लेकर दिल्ली में रहने वाले लोग भी परेशान हैं। ऐसे कुछ लोगों ने बीबीसी के साथ अपनी तकलीफ साझा की। This is not the solution. I know this the children are getting affected by the pollution, but this is not the वैभव सिंह नाम के ये व्यक्ति कह रहे थे कि इसका कोई समाधान नहीं है। बच्चों पर इसका असर हो रहा है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। सरकार को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। Definitely, it's not a long-term solution, but what it was a few weeks back, right after the festival of Diwali. जलद सहानी का कहना है कि ये लंबे वक्त के लिए समाधान नहीं है। दिवाली के बाद हवा बहुत खराब हो गई। स्कूल खुले तो बच्चों को जाना चाहिए। दिल्ली और आसपास के शहरों में दिवाली के करीब से ही हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर है। कई लोग इसे लेकर स्वास्थ्य पर असर की शिकायत कर रहे हैं। रिपोर्ट सुना रहे थे अजीत सारथी। हमारे एक श्रोता हैं पवन कुमार पंकज, वो लिखते हैं अजीत जी की आवाज़ सुनना हमें सुखद लग रहा है। अजीत सारथी की तारीफ की है उन्होंने। यहाँ पर कृष्ण मोहन जोशी लिखते हैं वायु प्रदूषण में कोई भी दल गंभीर नहीं है, राजनीति ज़्यादा हो रही है। हरभजन सिंह लिखते हैं कि पंजाब में इलेक्शन सर पर है, पराली जलाने वालों को कोई नहीं रोक रहा है। ये अलग अलग श्रोताओं की टिप्पणी है। कई और श्रोताओं ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। आगे बढ़ते हैं। आज आदिवासी समाज के नायक बिरसा मुंडा की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में आयोजित एक समारोह में आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने जनजातीय समाज के योगदान के बारे में देश को जानकारी नहीं दी और उनके सामर्थ्य को नजरअंदाज कर दिया। पूरी रिपोर्ट सुनिए बीबीसी संवाददाता सुनील कटारिया से। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया। ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के आंदोलन और देश के निर्माण में जनजातीय समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि देश में दशकों तक सरकार चलाने वाली पार्टी ने स्वार्थ भरी राजनीति के चलते जनजातीय समाज को नजरअंदाज किया। उन्होंने आदिवासी समाज के नायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष किया था और तत्कालीन ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। भारतीय संसद के संग्रहालय में उनकी तस्वीर लगी हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि जनजातीय समुदाय के नायकों की कहानियां देश के सामने आनी ही चाहिए। मुझे रांची में झारखंड भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना हमारा कर्तव्य है। गुलामी के कालखंड में विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के हबीबगंज स्टेशन के नए रूप का लोकार्पण भी किया। इस स्टेशन का नाम बदलकर कमलापति कर दिया गया है। रानी कमलापति एक गोंड रानी थी जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। उन्हें गोंड राजवंश की अंतिम रानी माना जाता है। रिपोर्ट सुना रहे थे सुनील कटारिया। इस बीच ब्रिटेन पुलिस ने कहा है कि रविवार को लिवरपूल वुमेन्स हॉस्पिटल के सामने एक कार में जो विस्फोट हुआ था वो एक चरमपंथी घटना थी। रविवार शाम करीब 4:30 बजे अस्पताल के प्रवेश द्वार के सामने एक टैक्सी में विस्फोट हो गया था। उसमें आग लग गई थी। इस घटना में एक यात्री की मौत हो गई थी और ड्राइवर घायल हो गया था। टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर का नाम डेविड पैरी है। उन्होंने संदिग्ध को गाड़ी के अंदर ही बंद करने के लिए लिवरपूल के मेयर जोआन एंडरसन जो कि मेयर हैं लिवरपूल के, उन्होंने उन्हें हीरो बताया है। इस खबर को ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो आएँ bbchindi.com पर। और अब बात करते हैं मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई के नाम सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने बीते 9 नवंबर को असर मलिक के साथ बर्मिंघम में शादी की थी। मलाला की शादी के बाद उनके पुराने बयान चर्चा में हैं। BBC से खास बातचीत में मलाला ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। I was not against marriage. I had concerns about marriage and that is true for many girls around the world who have seen. मैं शादी के खिलाफ नहीं थी। शादी को लेकर मेरी कुछ आशंकाएं थीं। दुनिया भर में कई लड़कियों को ऐसी फिक्र होती है जिन्होंने बाल विवाह या जबरदस्ती की जाने वाली शादियों से जुड़ी रिपोर्ट देखी है। शादी के असमानता के अलावा ये बात भी है कि किस तरह महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा समझौते करती हैं। आप जिस सिस्टम में रहते हैं उसे लेकर सवाल उठते हैं, यथास्थिति को लेकर भी सवाल उठते हैं। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जो मेरी बातों को समझते हैं। और हाँ, उनमें क्रिकेट को लेकर दीवानगी भी है, लेकिन ये एक अलग बात है। वो मेरे हास्य बोध को भी समझते हैं और हमारे बीच काफी कुछ एक सा है। ये थी मलाला यूसुफजई। और अब वक्त है खेल और खिलाड़ी का। 2020 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कल रात ऑस्ट्रेलिया ने जीती। कैसा रहा उनका सफर और वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद क्या है भारतीय टीम और उनके नए कोच राहुल द्रविड़ की चुनौती, आइए जानते हैं। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्ता। VVS लक्ष्मण भारत की क्रिकेट का जाना पहचाना चेहरा। पूरा नाम वेंगी परप्पू वेंकट साई लक्ष्मण, निकनेम वेरी वेरी स्पेशल। अब वो NCA यानी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख होंगे। लक्ष्मण भारतीय टीम के अपने पूर्व साथी रहे दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे। लक्ष्मण की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य अंडर 19 और भारतीय टीम की तैयारी देखना है, जो उनकी देखरेख में निपुण होकर जूनियर स्तर की लक्ष्मण रेखा पार कर सीनियर टीम में अपनी जगह बना सके। और अब समीक्षा। ICC 2020 विश्व कप 2021 के आयोजन से क्रिकेट के इस सबसे छोटे लेकिन धुआंधार प्रारूप को ऑस्ट्रेलिया के रूप में मिला नया चैंपियन। कंगारुओं ने कल खेले गए फाइनल में दबोचा कीवीज को दी 8 विकेट से करारी मात और बुधवार से भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की नई जुगलबंदी में खेलेगी 3 2020 मैचों की सीरीज। 5 times 50 over men's World Cup champions, a team that can never ever be written off, and they've finally got their hands on a men's T20 World Cup trophy, and it is richly deserved. Improve with every game, have Australia. They are now a champion team.
ये लम्हे बता रहे हैं कि कैसे बीते रविवार को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में समाप्त हुए 2020 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को बेहद आसानी से 8 विकेट से मात दे दी। खबर है कि दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में टॉस से पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन मैच के आयोजन पर इसका जरा सा भी असर नहीं पड़ा। इसके बावजूद केवल 50 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से मिचेल मार्श ने जो तूफान मैदान में उठाकर ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाया, उसके झटके जरूर न्यूजीलैंड लंबे समय तक याद रखेगा। इस फाइनल मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने कप्तान केन विलियमसन के 85 रनों की मदद से 4 विकेट खोकर 172 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के 53 और मिचेल मार्श के नाबाद 77 रनों की मदद से 18.5 ओवर में ही केवल 2 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल मार्श रहे। Coaching staff came up to me in the West Indies about 6 months ago now and said that you're going to bat 3 for this tournament or this series, and absolutely jumped at the idea of that. And I've done a little bit for the Scorchers and stuff back home, but yeah, I've obviously got all of our staff and everyone in the involved in the Australian setup for backing me to get me up the top there, and I just love playing my role for this team. मार्श कह रहे थे कि उनके कोचिंग स्टाफ ने उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के दौरान नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का सुझाव दिया। वहां मार्श अपने बल्ले से नंबर 3 पर खेलकर कामयाब भी रहे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की 2020 सीरीज में 4-1 से हारा। खैर, दाव वही जो चल जाए। इस विश्व कप में 289 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उन्होंने अपनी कामयाबी का राज खोला। Obviously, 2 practice matches, didn't get much time in the middle, but for me it was about just going back to basics and getting on some hard synthetic wickets to actually train and hit volumes of balls, and I managed to do that, and yeah, got out here and scored some runs. वार्नर ने कहा कि विश्व कप से पहले 2 अभ्यास मैचों में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रही थी, जिससे पार पाने के लिए उन्होंने बुनियादी चीजों पर काम किया। उन्होंने सख्त और सिंथेटिक विकेट पर गेंदों पर हिट लगाने की कोशिश की तो कामयाब भी हुए और हिट भी, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी ऐसे ही हैं। फाइनल हारने के बाद उन्होंने कहा, Tried their very best, but yeah, credit to the way Australia played and their whole campaign. They're a team. हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जीत का श्रेय तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को जाता है। दूसरी तरफ पहली बार चैंपियन बनकर ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम खुशी के जश्न में डूब गया। वहीं विश्व कप में सेमीफाइनल तक भी न पहुंचने वाली भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार से रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 2020 मैचों की सीरीज खेलेगी। लेकिन सबकी नजर तो रवि शास्त्री की जगह लेने वाले नए कोच राहुल द्रविड़ पर रहेगी। उनसे जुड़ी उम्मीदों को लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं, एक तो जबरदस्त करियर रहा है, उसके बाद एज अ मेंटोर एंड एज अ कोच अंडर 19 NCA के चीफ रहे हैं। उनके पास नॉलेज है इन क्रिकेटर्स के बारे में। ये देखना होगा आगे चल के कि किस तरह से राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड आता है, पर मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में उनसे बेहतर आपको कोच नहीं मिल सकता था। वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच होना सर पर कांटों भरा ताज होने जैसा है, लेकिन राहुल द्रविड़ भी पुराने चावल हैं। देखना है कोच के रूप में उनकी ख्याति खुशबू बनकर कितना महकती है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारे एक श्रोता हैं तौहीद अहमद, वो लिखते हैं कि आदेश गुप्ता बहुत बेहतरीन अंदाज में खेल समाचार प्रस्तुत करते हैं। राकेश दुबे ने भी तारीफ की है आदेश कुमार गुप्त की। DK परमार ने VVS लक्ष्मण की नियुक्ति को सही बताया है। कुलदीप सिंह जाखड़ लिखते हैं न्यूजीलैंड कभी भी जीत के नज़दीक नहीं दिखाई दिया, वो कल खेले गए फाइनल की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने दमदार प्रदर्शन किया। हीरालाल रॉय लिखते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही निराश किया, जो भूल रहा है। बुधवार से दूसरी सीरीज़ खेलनी है भारत को, हो सकता है वहां आपकी उम्मीद पर वो खरे उतरे हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन दुनिया में कई जगह वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद भी लोग कोविड-19 के संपर्क में आ रहे हैं और उसे घर में अपने साथ रहने वाले लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन में घरों पर अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने इस बात की चेतावनी दी है कि वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग भी
वायरस को उतना ही फैला सकते हैं जितना वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। हो सकता है कि ऐसे लोगों में कोई लक्षण ना दिख रहे हों या बहुत कम लक्षण दिख रहे हों, लेकिन वो अपने घर में बिना वैक्सीन लिए लोगों को संक्रमण दे सकते हैं। इस खबर को आप विस्तार से पढ़ सकते हैं bbchindi.com पर। और अब आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमों को हार मिली तो कुछ खिलाड़ी फैंस के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्ला खान ने इस हफ्ते इसी मुद्दे पर बात की है। ये जो हमारे कलाकार और खिलाड़ी हैं, कभी सोचा है कि इनमें से 90% वो लड़के लड़कियां होते हैं जिनका ताल्लुक गरीब वर्गों और लोअर मिडिल क्लास से होता है। ये भी हम जैसे करोड़ों लोगों की तरह हमारी ही गली मोहल्लों से उठ के आते हैं, मगर हम में और उनमें एक फ़र्क है। ये वो पागल होते हैं जो जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने की खोज में अपना लड़कपन और जवानी दान कर देते हैं। उनकी सिफारिश उनकी कड़ी मेहनत, आदर्श से लगन और काबिलियत ही होती है। उनका ऊपर आकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चमकना मेरे या आपके किसी एहसान की वजह से नहीं होता। हम उनकी तरह अग्नि परीक्षा से गुजर के भी नहीं आते, परंतु हमने बस अपने लिए एक आसान सा काम चुन लिया है। परफॉर्मेंस पसंद आए तो वाह वाह, ना पसंद आए तो माँ बहन एक कर दो। हालांकि ना तो ये सितारे आपकी सराहना के मोहताज हैं और ना ही आपकी अश्लील निंदा उनके टैलेंट का कुछ बिगाड़ सकती है। हमारे ये स्टार्स उस माहौल के तब से आदी हैं जब उन्होंने पहली बार किसी राह चलते कंगले से सुना होगा, अबे गधे जैसी आवाज है और सपने देख रहा है मोहम्मद रफी बनने के। बल्ला तो सीधा पकड़ना आता नहीं और बनना चाहता है सचिन तेंदुलकर और इमरान खान। इन स्टार्स का अतीत और हाल हम सबके सामने होता है, मगर मेरी आपकी औकात असल में क्या है, ये उनके बारे में हमारा सिर्फ एक शब्द और जुमला बता देता है। मैं चाहूं तो सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन चूंकि माहौल आजकल क्रिकेट का है, लिहाजा उसी के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। क्रिकेट में हर कोई इमरान खान या मंसूर अली खान पटौदी जैसे खुशहाल बैकग्राउंड से नहीं होता। भारत और पाकिस्तान ने जितने भी बड़े क्रिकेटर पैदा किए, उनमें से 90% को ऊपर तक आना ही नहीं चाहिए था। जैसे पाकिस्तान के लेग स्पिनर मुश्ताक के पिता साहिवाल की अनाज मंडी में मजदूर थे। ऑलराउंडर अब्दुल रज़्ज़ाक लाहौर के इलाके शादरा में फैक्ट्री वर्कर थे। टेस्ट बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ दर्जी की दुकान पे काम करते थे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रावलपिंडी की एक दुकान पे सेल्समैन थे। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इरफान, अनवर अली और अभी अभी खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के एक स्टार आसिफ अली भी फैक्ट्री वर्कर थे। अगर ऐसे बैकग्राउंड के साथ खुद को मनवाना इतना ही आसान होता तो आज भारत की 130 करोड़ में से सिर्फ एक सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन, विराट कोहली, धोनी, शामी, गंगोली, युवराज, सहवाग, जहीर खान और अजहरुद्दीन ना पैदा होता और पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से कम 50 जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियादाद, सरफराज नवाज, शोएब अख्तर और मोहम्मद रिजवान सिलेक्शन की लाइन में लगे होते हैं। मगर हम कि जिन्होंने सारी क्रिकेट ग्राउंड से बाहर बैठ के या टीवी के सामने सोफे पे लेट के देखी है, ऐसी प्रोफेशनल टिप्पणियां देते हैं जैसे सचिन या इमरान या मियादाद या शोएब या सहवाग की कोचिंग हम ही करते रहे हों। अबे यार, इस गेंद पे तो फुल टॉस बनता था, जाया कर दी। ये चाहता तो डाइव मार के भी कैच पकड़ सकता था, मगर शक्ल से ही सिफारिशी लगता है। पता नहीं किसने कप्तान बना दिया, ये तो मेरे कॉलेज की टीम में खेलने के भी काबिल नहीं। इसको आखिरी ओवर देने की क्या जरूरत थी, करवा दिया ना पूरे देश को शर्मिंदा, इत्यादि इत्यादि। ऐसे लोगों की ना तारीफ काम की है और ना ही आलोचना। इनको चाहिए कि या तो आराम से खेल देखें, वरना चैनल बदल लें या ग्राउंड से उठ जाएं।
और अगर इन्हें इतनी ही क्रिकेट आती है तो फिर सामने आके साबित करें कि इनमें भी दम है। पुट अप और शट अप। ये थे वस्तुल्ला खां। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर कभी भी सुन सकते हैं। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे अजीत सारथी।